हेलो स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग न्यूक्लियर केमिस्ट्री में अब हम वो 12th वाला पार्ट स्टार्ट करेंगे केमिकल काइनेटिक्स के बाद वाला। हमने कहा भी था कि रेडियो एक्टिव डिके फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, तो उसी की बात करेंगे। तो लिखो रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके। रेट ऑफ रेडियो एक्टिव डिके, तो क्या पाया गया एक्सपेरिमेंटली? It is observed that rate of nuclear decay or radioactive decay is directly proportional to number of nuclides of radioactive element at any instant। तो क्या बात कर रहे हैं यहाँ कि एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व दैट रेट ऑफ न्यूक्लियर डिके और रेडियोएक्टिव डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट एट एनी इंस्टेंट। दैट मीन्स इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स ये फॉलो करता है, जैसे रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, आपने क्या लिखा ऊपर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स। तो मान लो नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स इज एन, नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स मतलब नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, और एक एटम में तो एक न्यूक्लियाई हो गई, तो ये नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स भी हैं एट दैट इंस्टेंट, तो एन एन टी बोल दो एट एनी इंस्टेंट। तो यहाँ इसको ऐसे भी बोल सकते हो, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन और रेट ऑफ डिके और रेडियो एक्टिविटी, इसको रेडियो एक्टिविटी भी बोलते हैं, और एक्टिविटी भी बोलते हैं कि एक्टिविटी कितनी है, दैट इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी, और ये किसके बराबर है, तो माइनस डी एन टी अपॉन डी टी वुड बी प्रोपोर्शनल टू एन टी। यही तो है वो एक्टिविटी, इसे ही एक्टिविटी बोलते हो, यही रेडियो एक्टिविटी है, यही रेडियो एक्टिव डिके है। सो ये सब वही तो है एक्टिविटी या रेडियो एक्टिविटी। तो माइनस डी एन टी अपॉन डी टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी। तो यहाँ से एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लेते हैं, डी टी इज इक्वल टू लैम्डा। यहाँ के यूज नहीं कर रहे हैं हम, जो काइनेटिक्स में के यूज करते थे रेट कांस्टेंट, यहाँ डिके कांस्टेंट बोल रहे हैं, इनटू एन टी। सो दिस लैम्डा इज कॉल्ड डिके कांस्टेंट, जिसकी यूनिट होगी टाइम माइनस वन, जैसे के की यूनिट थी फर्स्ट ऑर्डर में टाइम माइनस वन। सो लाइक दैट यू से। बाकी इंटीग्रेटेड फॉर्म, ये तो डिफरेंशियल रेट लॉ हो गया एक तरीके से। अब इसकी इंटीग्रेटेड फॉर्म क्या हो जाएगी, तो इंटीग्रेटेड फॉर्म विल बी इक्वल टू, अच्छा कई बार क्वेश्चन सॉल्व करने में यहीं से हो जाता है क्वेश्चन, लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट, एन टी इज व्हाट, नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स और नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, number of nuclei or nuclides of radioactive substance। अब एक न्यूक्लियस तो एक ही एटम में होगा, तो ये नंबर ऑफ एटम्स भी हो गए, और नंबर ऑफ एटम्स क्या हैं, मान लो मास W दिया हुआ है अपॉन उसका मोलर मास, मोल्स हो गए, इनटू एवोगैड्रो नंबर। अरे बात समझ में आई? नंबर ऑफ एटम्स किसके बराबर हैं, मास गिवन मास इन ग्राम अपॉन मोलर मास इन ग्राम पर मोल। तो क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगैड्रो नंबर, क्या बन गए, नंबर ऑफ एटम्स, और नंबर ऑफ एटम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियाई। तो एन टी इज नंबर ऑफ न्यूक्लियाई विच इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एम इनटू, कई बार ऐसे कहेंगे क्वेश्चन कि 3 ग्राम
यूरेनियम लिया मान लो, यूरेनियम के मोलर मास से डिवाइड कर दो तो मोल्स आ गए इनटू Na, तो आ गए नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स ऑफ यूरेनियम। तो लाइक दैट क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड, जरूरत पड़ने पर याद रखें, समझ लें इसको, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। अच्छा, हम तो जरा इंटीग्रेटेड रेट लॉ की बात करो, ये तो पता है आपको, एन को इधर ले आया तो बस मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, एन टी इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी। ये है इंटीग्रेटेड रेट लॉ वेयर एन नॉट इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स एट टी इज इक्वल टू 0, मतलब स्टार्ट में कितने थे, एन टी नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स रिमेनिंग एट टी, टाइम टी टाइम बाद कितने बचे हुए हैं, ये वो एन टी है। लैम्डा इज डीके कांस्टेंट, जैसे वो रेट कांस्टेंट था, टी इज द टाइम, सो दिस इज द एक्सप्रेशन। इसी एक्सप्रेशन को चाहो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो जैसे फर्स्ट ऑर्डर में लिखते थे आप, तो लैम्डा इज इक्वल टू 1 अपॉन टी ln एन नॉट अपॉन एन टी। यहीं से हाफ लाइफ भी आप लिख लेते हो, तो व्हाट इज हाफ लाइफ, हाफ लाइफ टी हाफ, अब मैं डिराइव नहीं कर रहा, सब पता है आपको फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में, तो ln 2 अपॉन लैम्डा, जिसकी वैल्यू 0.693 अपॉन लैम्डा। लैम्डा इज कॉल्ड डीके कांस्टेंट, जो कि इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स या कंसेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। अच्छा, यही एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा, लिखो एज ए नोट करके, ध्यान दो। शुरुआत में जब आपने वो थ्योरी ऑफ रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन पढ़ा था ना, तो आपने एक बात कही थी कि रेडियो एक्टिव डीके का जो रेट है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स तो फॉलो करता है बट टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। इसका मतलब आर्हीनियस इक्वेशन डज नॉट अप्लाई ऑन रेडियो एक्टिव डीके। तो लिखो आर्हीनियस इक्वेशन does not apply on radioactive decay। तो रेडियोएक्टिव डिके पर आर्हीनियस इक्वेशन बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होगी, एज रेडियोएक्टिव डिके डज नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर पे डिपेंड ही नहीं करता, सो नो टेम्परेचर डिपेंडेंस, इसका मतलब स्पॉन्टेनियस डिके होता है। ये तो स्पॉन्टेनियस डिके, नो बैरियर, नो एक्टिवेशन एनर्जी, नो आर्हीनियस इक्वेशन। तो आर्हीनियस इक्वेशन डज नॉट अप्लाई ऑन रेडियोएक्टिव डिके as it does not depend on temperature। radioactive decay is constant, does not depend on temperature, spontaneous decay है, यही बात याद रखनी है। अच्छा, यहीं पे एवरेज लाइफ का एक्सप्रेशन बताया था मैंने, एवरेज लाइफ टी एवरेज, वो तो बताया ही था मैंने, क्या था वो, टोटल लाइफ ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल्स, टोटल लाइफ ऑफ ऑल न्यूक्लाइड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स। ये सब पढ़ चुके हैं, और ये मैंने बताया भी था, इंटीग्रेट जीरो से लेकर के टाइम ऑफ कंप्लीशन जो कि इनफाइनाइट है इन द फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड दैट इज माइनस, मान लो क्या लिया, ले लो ये जो भी है, मान लो एन टी इंटू टी अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ न्यूक्लाइड्स कितने थे, एन नॉट। अब एन टी की वैल्यू तो पता ही है आपको, माइनस डी एन टी लो, तो डी एन टी, ये मैं डेरिवेशन बता चुका हूँ फर्स्ट ऑर्डर में, तो बस यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये वैल्यू कितनी आती है, 1 अपॉन लैम्डा। तो टी एवरेज इज इक्वल टू 1 अपॉन लैम्डा। समझ गए बात को, तो ये ध्यान रखना है। जबकि हाफ लाइफ किसके बराबर है, टी हाफ इज इक्वल टू ln 2 अपॉन लैम्डा।
तो इस तरीके से ये ध्यान रखना है। तो एक तरीके से टी हाफ इज इक्वल टू वॉट, 1/λ की वैल्यू टी, तो ln 2.693 इंटू टी एवरेज। सो दिस इज द रिलेशन। क्वेश्चन में कभी दिया हो तो यूज कर सकते हैं। अच्छा, एक बात ये देखें, हाउ मच इज डिसोशिएटेड इन टाइम पीरियड in time equal to the average life। तो फॉर्मूला था nt इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू टी। इफ t इज इक्वल टू टी एवरेज, तो एवरेज लाइफ टाइम में कितना बचा है या कितना खर्च हो गया, लेट अस सी। तो nt इज इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा इंटू 1/λ। लैम्डा से लैम्डा कैंसिल, एन नॉट अपॉन ई। तो इसका मतलब percentage of nuclides remain after t average। तो दिस इज इक्वल टू एन टी, जो न्यूक्लाइड्स रिमेनिंग है, अपॉन इनिशियल वैल्यू एन नॉट इंटू 100। सो दिस वैल्यू आ जाएगी 1/e इंटू 100। मैं इसका डेटा देख लूं, दिस वैल्यू इज नियरली इक्वल टू, दिस इज 36.79%। तो इतने न्यूक्लाइड्स बचे हुए हैं आफ्टर एवरेज टाइम पीरियड। तो इसका मतलब परसेंटेज ऑफ न्यूक्लाइड्स, न्यूक्लाइड्स मतलब न्यूक्लियाई, न्यूक्लाइड्स डिसइंटीग्रेटेड और डिकेड in t एवरेज टाइम। एवरेज टाइम पीरियड स्पेंड होने के बाद में जो नंबर परसेंटेज ऑफ डिकेड कितने होंगे, 100 में से घटा तो 100 माइनस 36.79, तो कितना हो गया, दिस इज 37 घटा दो, 37% अगर घट गया तो कितना, 3.21%। यही हुआ ना। 9 और 1 10, 7 और 2 9 और 1 10, 6 और 3 9 और 1 10। यस, दिस इज द परसेंटेज ऑफ द न्यूक्लियाइड्स विच हैज बीन डिकेड इन द एवरेज लाइफ टाइम पीरियड। तो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और टर्म नोट 2, इसको नोट 1 बोल दो। ऊपर जो लिखा था, कहाँ था, ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या, देखो दूसरा पॉइंट ये है कि एक्टिविटी तो आपने बोला था कि जो है कि डिसइंटीग्रेशंस जो भी हो रहे हैं पर यूनिट टाइम, तो उसको हमने एक्टिविटी, रेडियो एक्टिविटी बोल दिया हमने। स्पेसिफिक एक्टिविटी क्या है, तो स्पेसिफिक एक्टिविटी इज द एक्टिविटी or radioactivity per unit mass gram of radioactive substance। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी इज द एक्टिविटी और रेडियोएक्टिविटी पर यूनिट मास पर ग्राम ऑफ द रेडियोएक्टिव सब्सटेंस। कितनी एक्टिविटी शो करेगा, एक्टिविटी इज मेजर्ड इन बाय जीगर-मूलर काउंटर। जीगर-मूलर काउंटर इन डीपीएस, डीपीएस मतलब डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, और डीपीएम डिसइंटीग्रेशन पर मिनट। दिस इज डिसइंटीग्रेशन, इसके बारे में और भी बात करेंगे, पर मिनट। तो स्पेसिफिक एक्टिविटी इज द एक्टिविटी shown by the radioactive substance per gram of radioactive substance. Activity is measured in the Ziegler-Muller counter by Ziegler-Muller counter। ये एक डिवाइस होता है, इक्विपमेंट होता है Ziegler-Muller counter।
इसे GM काउंटर भी बोलते हैं, जिसके अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस को रखते हैं और रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपने आप ही डिके करेगा अल्फा या बीटा पार्टिकल का। तो अल्फा या बीटा पार्टिकल होगा तो उसमें एनर्जी भी होगी, काइनेटिक एनर्जी होगी, और इसके अंदर जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन होती है विच क्रिएट्स फ्लैश व्हेन द radioactive particle strikes with the zinc sulfide screen. Kinetic energy converted into the light energy. Flashes are generated. Scintillations are generated. चमक पैदा होती है। तो एक चमक आई मतलब एक अल्फा पार्टिकल, दो चमक आई दो अल्फा पार्टिकल, 20 फ्लैशेस पर मिनट तो 20 dpm, 25 फ्लैशेस पर मिनट तो 25 dpm. Like that radioactivity will be there for the given substance if it gives अल्फा पार्टिकल और बीटा पार्टिकल। उनकी काउंटिंग की जा सकती है इन दिस काउंटर। नाम से मालूम पड़ रहा है GM काउंटर मीन्स जीगर मुलर काउंटर। सो लाइक दैट यू डिफाइन। एक दो टर्म्स और भी हैं इसमें, उसकी भी बात कर लेते हैं। जैसे सम मोर पॉइंट्स इन द रेडियोएक्टिव डिके, जैसे पैरेलल डिके सब पढ़ चुके, कहां पढ़ चुके? केमिकल काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। पैरेलल डिके, ये मैंने कहा भी था IIT JEE एडवांस्ड ने एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन काफी पहले पूछा हुआ है इसके ऊपर। पैरेलल डिके, ये कंपीटिंग डिके के ऊपर, जैसे कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है, पैरेलली अल्फा और बीटा दोनों डिके शो करे तो एक पैरेलल पाथ जनरेट हो गया। तो जैसे मैं बात करूं कोई रेडियोएक्टिव सब्सटेंस है A, मान लो ये λ1 डिके कांस्टेंट, ये λ2 डिके कांस्टेंट, सम अदर प्रोडक्ट्स B and C आर फॉर्म्ड। तो ओवरऑल लैम्डा इज इक्वल टू λ1 प्लस λ2। अच्छा, साथ ही साथ ln2 अपॉन ओवरऑल हाफ लाइफ वुड बी इक्वल टू ln2 अपॉन हाफ लाइफ ऑफ द फर्स्ट पाथ प्लस ln2 अपॉन हाफ लाइफ ऑफ सेकेंड पाथ। So like that also you say no activation energies, they do not follow the Arrhenius equation. The Arrhenius equation, ऐसा मत बोलो they do not follow Arrhenius equation. Arrhenius equation does not make any sense in radioactive decay. So like that you can do. बाकी concentration तो पता ही होते हैं, expressions A, B, C किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो concentration of B upon concentration of C at any moment, वो पता ही है एक्सप्रेशन किसके बराबर होता है, λ1 अपॉन λ2। सो लाइक दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडीड द पैरेलल डिके, दोस कॉन्सेप्ट्स विल बी यूजफुल फॉर सॉल्विंग क्वेश्चंस। इसके बाद एक और टर्म यूज करते हैं, जैसे एक हम यूं कह दें कि एक हाफ लाइफ में मान लो इनिशियल नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स n0 थे, तो कितना बचा n0 अपॉन 2। दो हाफ लाइफ में n0 अपॉन 4। तो फॉर्मूला भी है कि नंबर ऑफ nuclides remaining after x half lives and not upon 2 की पावर x। पढ़ा हुआ है ये आपने, तो कोई नई बात नहीं है। इसके बाद मान लो सीक्वेंशियल डिके और कंसेक्यूटिव डिके। कहा था जैसे A कन्वर्टेड टू B कन्वर्टेड टू C कन्वर्टेड टू, मान लो ये एक चेन चलती गई, ये पेरेंट एलिमेंट हुआ, पढ़े थे हमने लास्ट वीडियो लेक्चर में, लास्ट और लास्ट टू लास्ट में वेरियस रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन सीरीज, थोरियम सीरीज, एक्टिनियम सीरीज, यूरेनियम सीरीज, नेपच्यूनियम सीरीज, ये 4 सीरीज पढ़ी थी, जिनमें से 3 नेचुरल थी और एक आर्टिफिशियल थी। तो इन सीरीज में यही तो कहा था कि कोई पेरेंट एलिमेंट है, वो जब डिके करता है तो कई स्टेप के बाद में फाइनली कन्वर्ट टू द, मान लो कुछ P इज नॉन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस, वहीं तो जाके रुकेगा ये डिसइंटीग्रेशन, नॉन रेडियोएक्टिव सब्सटेंस और एलिमेंट। मान लो B के लिए बात कर दें, B एक इंटरमीडिएट कहलाएगा, B एक इंटरमीडिएट कहलाएगा। मान लो ये B λ1 से बना और λ2 से खर्च भी हो रहा है,
डिकेइंग कांस्टेंट एन के, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स है सब कुछ, तो फॉर्मूले तो वही हैं। बी की कंसंट्रेशन मैक्सिमम कब होगी, तो टाइम वी कैन फाइंड आउट, तो टाइम एट विच number of nuclides of intermediate B is given by, याद है वो फॉर्मूला डिराइव करा था हमने, टी मैक्स क्या था, ln lambda 2 upon lambda 1 upon lambda 2 minus lambda 1, याद पड़ रहा है। So this is the time from the beginning at which the intermediate B reaches its maximum. तो nuclide number of nuclides of the intermediate B maximum कब होगा, time at which number of nuclides of intermediate B reaches maximum, तो रह गया reaches maximum is given by, so this is the expression। यहीं पे एक रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम की भी बात करते हैं। radioactive equilibrium, this is steady state approximation, this is steady state approximation। वापस आओ, यही तो कह रहे थे हम, A कन्वर्टेड टू B कन्वर्टेड टू C कन्वर्टेड टू, ऐसे करता हुआ फाइनली P बन गया। ये लैम्डा 1, ये लैम्डा 2, ये सीक्वेंशियल डिके है। अभी बात तो की, देखो ये वाली, ये है तो सही, इसी वाले केस को ले रहे हैं। अब स्टेडी स्टेट अप्रोक्सीमेशन का मतलब हम ये कहेंगे कि रेट ऑफ डिके ऑफ बी विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, बी क्या है, इंटरमीडिएट, ये इंटरमीडिएट पे ही अप्लाई होना है, इज इक्वल टू रेट ऑफ डिके ऑफ बी, इंटरमीडिएट के लिए, फॉर इंटरमीडिएट, फॉर एन इंटरमीडिएट, इंटरमीडिएट डॉटर एलिमेंट, तो इंटरमीडिएट के लिए अप्लाई कर सकते हो। और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बे, रेट ऑफ डिके ऑफ बे, तो दैट इज इक्वल टू लैम्डा 1 इंटू कितना, एन ए, इसे लैम्डा 1 बोल दो, इज इक्वल टू, इसको एक काम करो, लैम्डा ए लैम्डा बी बोल दो, आसान रहेगा ये। तो लैम्डा ए एन ए इज इक्वल टू लैम्डा बी एन बी। एन ए एंड एन बी आर द नंबर ऑफ न्यूक्लियाइड्स एट एनी इंस्टेंट, सो लाइक दैट यू कैन कैलकुलेट। तो यहाँ से आपको अगर कैलकुलेट करना हो एन ए अपॉन एन बी एट एनी मोमेंट कि ए और बी के कितने न्यूक्लियाइड्स प्रेजेंट हैं, तो दैट वी कैन फाइंड आउट कैसे, एन ए अपॉन एन बी इज इक्वल टू लैम्डा बी अपॉन लैम्डा ए, और लैम्डा बी इज इक्वल टू ln 2 अपॉन हाफ लाइफ ऑफ बी अपॉन ln 2 अपॉन हाफ लाइफ ऑफ ए। तो यहां से एक्सप्रेशन आ गया कि एन ए अपॉन एन बी था ना ये, हाँ बिल्कुल, एन ए अपॉन एन बी वुड बी इक्वल टू टी हाफ ए अपॉन टी हाफ बी। दिस इज कॉल्ड रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। तो ये कंडीशन कौन सी थी, रेडियो एक्टिव इक्विलिब्रियम। मान लिया कि rate of formation of an intermediate is equal to the rate of decay of the intermediate, so the concentration of the intermediate or number of nuclides of the intermediate would remain same। उसके कॉन्सेप्ट से हमने ये अप्लाई किया है, पढ़ा हुआ है, कुछ नया नहीं है ये। आप अगर ध्यान से देखोगे सिक्वेंशियल डिके हमने केमिकल काइनेटिक्स में कवर अप किया हुआ है, वहाँ पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड ऑल दिस पॉइंट्स। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिनकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। Next video lecture में we will take some questions and we will talk about the units of radioactivity or activity. That's it for now.